स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू द फर्स्ट लिंक दैट विल टेक यू टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे ग्रेट टेक एंड स्कैम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में बहुत सारी चीजें अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी भी है और बहुत भयानक भयानक स्कैम भी है। तो आइए उसे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लेना होगा कि इंडिया क्या है। तो आप ये समझिए इंडिया अभी के टाइम में अर्थ का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि 2025 में कोई नहीं है अपने आसपास। और मतलब कि जो ड्रॉप होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है। इंडिया और चाइना आपको लगेगा थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। जो थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है यानी कि यूएसए, वो बहुत ज़्यादा नीचे जाता है। कितना नीचे जाता है? इंडिया से 1 बिलियन हटा दीजिए या चाइना से 1 बिलियन हटा दीजिए तो भी हम लोग ज़्यादा ही बढ़ा रहेंगे। तो समझना बहुत ज़्यादा है कि बहुत ये है, क्या बोलते हैं, गैप जो है पॉपुलेशन में बहुत बड़ा है। तो जस्ट जो नंबर है वो आप समझिए कि हमारे मोहल्ले सब में बाकी सारे देश की आबादी रहती है, बहुत बड़ा नंबर है। और चाइना और यूएसए सरफेस एरिया में बहुत बड़ा है, इंडिया सरफेस एरिया में भी छोटा है। तो ये हम लोग को एक यूनिक कंडीशन में रखता है। अब रहा बात नंबर का, एक फ़ायदा होता है जस्ट शेयर नंबर, मतलब कि हम लोग मतलब आज़ाद हुए, हालत ख़राब था, बैंड बजी पड़ी थी, लेकिन एक-एक करके मेहनत करते गए, बहुत सारी चीज़ सॉल्व की है। और वो सॉल्व करके एक फाइनल आउटपुट मिला। आउटपुट ये था, चूँकि आबादी इतनी बड़ी थी कि हमारे पास समझदार लोग और गधे लोग बहुत हो गए, यानी कि इंडिया का इंटेलिजेंस बहुत हाई है। यानी कि इंडिया को समझ लीजिए नोबेल प्राइज़ बहुत पहले से मिलना शुरू हुआ है, यानी कि 1913 में रवींद्रनाथ टैगोर को दिया गया है, सीवी रमन को नोबेल फिज़िक्स में दिया गया है। तो और बहुत सारे जो यहाँ से गए हैं, जो बाहर से यहाँ आए हैं, उन सबको भी नोबेल प्राइज़ मिला है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि मतलब इंटरनेशनली अगर आप देखेंगे, तो इंडिया का एज़ ए इंटेलिजेंस कैपिटल कि क्या इंडिया में बुद्धिमान लोग हैं, उसमें आपको डिस्कशन नहीं करना। और ये होगा अगर आप इतना बड़ा आबादी लेके चलते हैं और इंडिया का मतलब जस्ट एवरेज भी आप निकाल लो कि 0.0001% लोग एक्सेप्शनल इंटेलिजेंस हैं, सर टेंशन नहीं लेना है, सॉर्टेड है। हाँ, बस एक चीज़ थोड़ा-सा अनबैलेंस कर दिया कि जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, उतने गधे लोग भी हैं। बस बात है इंटेलिजेंट लोग यहाँ से निकलने लगे। वो ब्रेन ड्रेन पे हम लोग उसको बहुत अच्छे से ब्रेक नहीं, और वो वापस आते भी नहीं हैं। तो वो थोड़ा-सा अनबैलेंस कर दिया। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में समझदार लोग भी हैं, गधे लोग भी हैं। अब ये समझिए कि उसका असर क्या होता है कि इंडिया में समझदार लोग, हम लोग हर वो चीज़, इम्पॉसिबल चीज़ को रेगुलरली करते हैं जो कोई और पचा नहीं सकता है। यानी कि अगर जैसे आप कहोगे कि इंडियन रेलवे उतना बढ़िया नहीं, नहीं सर वो मैजिक है। मतलब कोई भी देश, आधा से ज़्यादा आप देश जो देख रहे हैं, इनके टिकटिंग सिस्टम आईआरसीटीसी का लेवल को नहीं हैंडल कर सकता है। ये सब आईटी वाले कंट्री है। आईआरसीटीसी का टिकटिंग लेवल में इनको अगर डालना पड़ जाए, हाथ खड़ा करके निकल जाएँगे। कहते हैं ना कुछ-कुछ केसेस में तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा आबादी हम लोग का चक्के पे ऊपर रहता है रेलवे में, इतने लोग को इधर से उधर करते हैं। हम लोग जो कंस्ट्रेंट में हैं, वहाँ पे जो काम कर पा रहे हैं, ये कोई देश नहीं कर सकता। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अपने पूर्वजों को बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। ख़ास तौर पे जो आज़ादी के बाद है, उन्होंने मिरेकल कर दिया। उस टाइम पे सीधा-सीधा था कि 30 से 50 करोड़ लोग, श्योर सेंसेक्स नहीं है कि एग्ज़ैक्टली कितनी आबादी थी आज़ादी के टाइम में, बट ये बहुत ज़्यादा नहीं था। और वहाँ पे खून पसीना लगा के हम लोग का किसी तरह अपने आप को ज़िंदा रखे, फिर एक-एक करके इंडिया को रिपेयर किया, फिर एक-एक करके रिवॉल्यूशंस लाए, जो लोग आप स्कूल में पढ़े होंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ किए। तब जाके हम लोग 1.5 बिलियन ऑलमोस्ट को खिला पा रहे हैं। और कोई नहीं, सब नहीं खा रहे हैं, सब खा रहे हैं सर, तभी लोग जिंदा हैं। हाँ, हमारे पास ये हुआ है कि प्रोडक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। एज़ ऑफ नाउ इंडिया में कोई को खाना नहीं मिल रहा है, तो प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। मतलब कि वो हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम है। हमारे पहले वालों ने मतलब समझिए जो मार्क 1 थे वो किसी तरह देश को जोड़े। मार्क 2 पेरेंट्स जो थे मतलब 30-30 इयर्स का एक जनरेशन माना जाता है। तो आज़ादी के बाद से 30 ईयर देश को किसी तरह जोड़-जाड़ के सब चीज़ की, जिसमें एक बहुत स्मार्ट काम किए थे, रेलवे को ब्रॉड गेज बनाया गया। बहुत सारा सही-सही चीज़ हम बहुत पहले डाल दिया गया। फाइबर ऑप्टिक्स हम लोग बहुत पहले डाल दिए थे। उसी के चलते आईटी है इंडिया में। बहुत सारा चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते गए और धीरे-धीरे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और ये सारा आज आप और हम जज करते हैं कि भैया ये स्वीडन जैसा नहीं है। सर आप वहां तक पहुंच गए, दुनिया में 200 देश हैं, 150 देश में आप रहना नहीं चाहोगे इंडिया के कंपेयर में। 150 देश, सिर्फ टॉप 50 पे आप ध्यान देते हो। सोच लिए हम लोग उतना ऊपर आ गए और ये आबादी कोई देश नहीं हैंडल कर सकता है। तो हम लोग हर चीज जो इम्पॉसिबल है, बोले ना आजादी के टाइम में ओ इंडिया नहीं चल पाएगा, नहीं खिला पाएगा, कुछ नहीं सर, टेंशन मत लो, हम बाहर खाना बेचेंगे। अब बोल रहे हैं इंडिया में अगर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का इशू, तो वो हमारा इशू है, सॉल्व हो जाएगा सर, टेंशन वाली बात नहीं है। जब तक लोग सॉल्व करना चाहते हैं, जब लोग उड़ाने पे आ जाएंगे तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ जो इम्पॉसिबल है बाहर के देशों से, वो हम लोग करके बैठे हुए हैं। टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये नंबर में एक साइड इफ़ेक्ट आता है, यानी कि 1% फेलियर अगर होता है किसी चीज़ में, वो कैटास्ट्रॉफिक दिखेगा।
यानी कि ये सारे देश में अगर आप लेते हो, सब देश का एक ही उठा लो आप, चाइना, इंडिया और बाकी सारे देशों को आप उठाओ, कहो कि 1% आबादी आपकी क्रिमिनल होगी, ये सब देश टिक जाएंगे। यूएसए को थोड़ा सा तकलीफ होगा, चाइना सीधे वो वॉर खाने पे आ जाएगा और हम लोग किसी तरह चला पाएंगे। तो ये समझ रहा, और परसेंटेज नहीं बदला है, ये समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि हमारे में ज़्यादा खराब है या ज़्यादा अच्छा, वो 1% बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ये हमें अभी हैंडल लेगा, मतलब हमारी क्वालिटी कंट्रोल बेटर होना होगा, तभी जाके इंडिया को आप आगे ले जा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम है, सब सॉर्टेड है, वो बस क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। हम लोग को 1% से कम नहीं चलेगा, हमें 0.1 पे ले जाना होगा, तब जाके हम लोग बहुत हाई लेवल पे चल पाएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये सारे तांडव होने के बाद, मैथमेटिकली ये सब तांडव होने के बाद भी इंडिया बहुत सारे इनोवेशन किया, बम बम इनोवेशन किया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लोड भर लिया। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में लोग कंप्लेन बहुत करते हैं, सॉल्व नहीं करते, कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, तो हम लोग बहुत वनरेबल होते हैं स्कैम से। चाहे चारा घोटाला हो, चाहे 5G का धांधली हो, बहुत आराम से स्कैम किया जा सकता है इंडियन पब्लिक को। और बताया था, क्योंकि बुद्धिमान लोगों की जो प्रपोर्शन था वो अनबैलेंस हो गया है, सब निकलते जा रहे हैं, और क्रीम ऑफ द क्रॉप आप निकाल देते तो उसका कैस्केड फेलियर होता है। अगर आपको इसको समझना है तो बेल कर्व पे मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए प्रेडल डिस्ट्रीब्यूशन पे, समझ में आ जाएगा कि क्यों उतना बड़ा बात है। टॉप के 20% में से 10% को भी अगर आप निकालते हैं, बहुत बड़ा अंतर आ जाता है नेशनल इंटेलिजेंस पे। तो वो हमारे पास थोड़ा सा अनबैलेंस है, हम लोग बहुत वनरेबल हैं। यानी कि आप प्रोग्रेस के नाम पे, कि देश में आप ये प्रोग्रेस करोगे, कुछ भी बेच सकते हो, मतलब भले उसके चलते हम लोग मर जाएं, आप कुछ भी बेच सकते हो। जैसे कि ईरान में जब डिक्टेटर थे, उन्होंने बोला कि हम बांध बनाएंगे और उससे ना देश का भला होगा। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं, बांध बनाने से नदी सूख जाता है। अभी क्या हो रहा है, सारे बांध तोड़ो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग बहुत आराम से फिसल जाते हैं, क्योंकि हम लोग डेस्परेट हैं। क्यों डेस्परेट है? कि भैया हम लोग को 1% टॉलरेंस पे नहीं चल सकते। हम लोग को जैसे होता है ना, हाइड्रोजन, आप प्योर हाइड्रोजन गैस टैंक में रखना चाहते हैं तो 99.9999% इफिशिएंट होना चाहिए, मतलब क्लीन होना चाहिए, नहीं तो बूम कर जाएगा। वही वाला दिक्कत है, हम लोग बहुत वनरेबल है। टेक्नोलॉजी भी बम बम बनाते हैं, लेकिन कचरा में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। अब वो अनबैलेंस हो रहा है ब्रेन ड्रेन के चलते। तो ये हमारी गाड़ी, मतलब हम लोग बुद्धिमान हैं, बस थोड़ा सा डगमग है और थोड़ा सा वनरेबल है। तो अच्छे अच्छे चीज़ों के साथ हम गाड़ी खोलते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा समस्या है, यहाँ कचरा बहुत है, ठीक है, कचरा बहुत है। तो कचरा में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? क्योंकि मतलब अगर आप इंडिया की आबादी को देखोगे, आज़ादी हो जाने के टाइम में बहुत ज़्यादा खेत ऊत होते थे, वहाँ पे ये होता था, आपका कोई फेस्टिवल हुआ, वहाँ पे मेला उला लगा, लोग खाए हुए पत्तल उत्तल पूरा फेंक दिया, पूरा कचरा हो गया, लेकिन वो साफ हो जाता था। क्यों? क्योंकि सारे बायोडिग्रेडेबल थे। हमने प्लास्टिक इंट्रोड्यूस कर दिया, अब वो कचरा परमानेंट हो गया। अब कचरा ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ खेत हुआ, सबको खोद काट के एक गड्ढे में डाल दो, खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। ये समस्या बढ़ा दिया। तो इसमें प्लास्टिक सबसे बड़ा जिम्मेवार है, और इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में बात ही क्या करें। अब रहा बात, तो यहाँ पे गधे लोग आए, गधे लोग को बेसिकली पावर पे पहुंचे, और कंपनीज जो थी, एमएनसी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, उन्होंने इन्हें चूना लगा दिया। इन्हें कह दिया कि भैया प्लास्टिक को आप रिसाइकिल करो। अगर आप प्लास्टिक का दाम जानते हैं, वो दाम नहीं जो आप और हम दे रहे हैं, मतलब आप प्लास्टिक का बॉटल खरीदो 100 रुपए में, मिल्टन आपको बेच रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि 100 रुपए में बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा होगा, बहुत हुआ, बहुत ज्यादा हो गया 25 रुपए में। तो वही समझिए, प्लास्टिक बहुत सस्ता है और बहुत यूजलेस है, उसे आप रिसाइकिल नहीं कर सकते इकोनॉमिकली। फिजिक्स नहीं रोक रहा है, इकोनॉमिक्स बोल रहा है आप नहीं कर सकते। जैसे अगर एक प्लास्टिक का बैग है, जो पॉलिथीन आ रहा है, वो 1 पैसे में अगर आपके पास आ जा रहा है, आप बैग खरीद सकते हैं, 1 पैसे में आ रहा है, उसको आप रिसाइकिल कैसे करोगे सर? उसको आप कलेक्ट करने में 1 पैसे से ज़्यादा खर्च कर दोगे, उसको कलेक्ट करके ले जाके ट्रांसपोर्ट करा के प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट तक ले जाओगे, लुट जाएंगे। और उसी के चक्कर में देश को चूना लगाएगा कि भैया एक काम करो, कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को आप सब्सिडी दो, उसमें आप जो रिसाइक्लिंग का प्लास्टिक बॉटल में देखते हैं, उसका कभी देखिए कितना गंदा स्कैम हुआ है। और सोच लीजिए कि अगर रिसाइक्लिंग कर रहे हैं तो प्लास्टिक का प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि काम नहीं करता है। आप 1 पैसे का चीज़ के लिए 10 रुपये नहीं खर्च करोगे उसे रिसाइकिल करने के लिए। अब वो स्टील नहीं है, एल्युमिनियम नहीं है, ग्लास नहीं है, जो रिसाइकिल हो भी सके, मतलब प्रैक्टिकली। और चूंकि जितना हम लोग क्रूड ऑयल कंज्यूम करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट है प्लास्टिक। क्रूड ऑयल आप इतना गटक ही रहो, सालाना गटकोगे ही, तो हर बार क्रूड ऑयल में से आपको एक बाय प्रोडक्ट निकलेगा नीचे से। उसको आप क्या करोगे? फालतू का रखोगे नहीं, ऑब्वियसली उससे कुछ यूजफुल करोगे, इसीलिए प्लास्टिक का दाम हमेशा कम रहता है। आप रिसाइकिल करके उसको वापस नहीं देते। माइनिंग नहीं है जो बहुत मुश्किल है, वो बाहर से आ रहा है, वेनेजुएला से आ रहा है, ओपेक से आ रहा है, रशिया से आ रहा है, हमें लोड नहीं लेना, आता ही रहेगा फ्रेश प्लास्टिक। आप कभी रिसाइकिल करके उसे इकोनॉमिकली नहीं सेंस बना सकते। तो उससे साइड इफेक्ट क्या हुआ? उससे हो गया कि प्लास्टिक दुनिया में फैल गई। दुनिया में फैलने में क्या हुआ? सूर्यदेव थोड़ा गर्म हो गए। तो सूर्यदेव में क्या है? अल्ट्रावायलेट। प्लास्टिक को क्या तोड़ता है? अल्ट्रावायलेट। तो बोले तो समस्या सॉल्व नहीं। प्लास्टिक टूटता है तो माइक्रो प्लास्टिक बनता है, ये समझना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक का कंटेनर अगर टूटेगा, वो माइक्रो प्लास्टिक बनेगा, खत्म नहीं हो जाएगा। और ये बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर घुस सकता है और ये पूरा बायोलॉजिकल इकोसिस्टम को मिसाइल मार देगा।
तो ये समस्या बहुत सीरियस है। अब रहा बात, क्या इंडिया में कोई बुद्धिमान लोग हैं जो इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? हाँ, एक आदम ज़माने में लोग हुए थे जिसका नाम शायद आप सुने होंगे, टीवी में भी देखे होंगे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी एक पुरानी किताब में लिखा हुआ है और ये समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत पहले से हमें पता था। हम लोग वो जो रिसाइक्लिंग वाला जो धांधली किया गया, उसी के चलते हम लोग मरा गए। नहीं तो ये सिस्टम है जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टिक पैरालिसिस, आप लोग के केमिस्ट्री बुक में भी होगा। और इसमें सीधा-सीधा क्या किया जाता है, आप प्लास्टिक का लेते हैं, उसे एक चेंबर में रखते हैं, चेंबर में आप वैक्यूम पुल कर सकते हैं या सिर्फ नाइट्रोजन रख सकते हैं, आर्गॉन रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वो आपको जो सूट कर रहा करो, वैक्यूम करना है वैक्यूम कर लो, आपको आर्गॉन डालना है आर्गॉन डाल दो, आपको नाइट्रोजन डालना है, बस ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। रूल नंबर 1, ऑक्सीजन नहीं हो सकता उसमें। अब उसे आप कुक कीजिए, यानी कि यहाँ पे गर्मी डालिए। कितना गर्मी? डिपेंड करता है किस तरह के प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 400 से 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप गर्म कीजिए। तो होगा क्या? फिजिक्स लेवल पे, केमिस्ट्री लेवल पे, केमिस्ट्री लेवल पे होगा आपका जो लॉन्ग सॉलिड हाइड्रोकार्बन चेन है, यानी कि जो C50 C60 के आपके लंबे चेन सीरीज हैं, वो टूट जाएंगे। एनर्जी आप उसमें डाल रहे हो, ऑक्सीजन नहीं है जो वो जल सके, तो क्या होगा? वो वाइब्रेट तो तब भी करेगा, वो ब्रेक डाउन होना शुरू होगा। उसी को हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। अब आप उसको लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का चेन जो कि आपका पॉलीथीन में है, प्लास्टिक्स में है, वो टूट के छोटे-छोटे चेन में बच जाएगा। वो सॉलिड से लिक्विड आएगा। इसलिए नहीं कि वो गल रहा है, इसलिए कि वो लॉन्ग पॉलीमर चेन से शॉर्ट पॉलीमर चेन में आ रहा है। तब आपको पैरालिसिस ऑयल मिलेगा। ये ऑयल होता है C5 से C20 तक का मिक्सचर होता है। डिपेंड करता है कि आप क्या डाल रहे हैं। जैसे कि अगर आप हॉस्पिटल के सिरिंजेस डाल रहे हैं, अलग मिलेगा, पॉलीथीन डाल रहे हैं, अलग मिलेगा, डिपेंड करता है। और ये कैसा होता है? ये फ्यूल जो है, आप चाहें तो सीधे-सीधे डीज़ल इंजन में डालिए, वो सीधा-सीधा चलेगा, डिस्कशन नहीं करना है आपको, सीधा-सीधा चलेगा। कैसा करना चाहिए? कतई नहीं। वो कारण ये है कि जब भी आप सुनते हैं कि पेट्रोल पंप में फ्यूल मिल रहा है, वो फ्यूल से फ्यूल, नंगा फ्यूल आपको नहीं दिया जा रहा कि ये फ्यूल है, ले जाओ। उसमें बहुत सारी चीज़ ऐड किया जाता है, चाहे कुछ के मतलब पेट्रोल हो तो ऑक्टेन बूस्टर ऐड किया जाएगा, डिटर्जेंट ऐड किया जाएगा, डीज़ल में भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, करोजन इनहिबिटर्स डाले जाते हैं और जैसे वाटर रिपेलेंट सब बहुत सारा चीज़ डाला जाता है, तब जाके वो आपके इंजन को लॉन्ग टर्म संभाल पाता है। अगर ये जो पैरालिसिस ऑयल है, ये नेकेड ऑयल है, मतलब ये कच्चा तेल है, इसे सीधा आप नहीं डालना चाहिए इंजन में। ऐसा नहीं, मैं एकदम क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं कि आप चला नहीं सकते। फ्यूल कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा, भैया तेल अजीब बिहेव कर रहा है और लॉन्ग टर्म में या तो फ्यूल फिल्टर उड़ेगा या तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम फंस जाएगा। मतलब भैया डिटर्जेंट मिसिंग है सर, निरमा नहीं डालें आप इसमें, डिटर्जेंट मिसिंग है। तो इसीलिए मैं क्लियर कर देना चाहूँ, वो डीजल ऑयल है, डीजल ऑयल जैसा बिहेव भी करता है, बट पेट्रोल पंप में आपको शुद्ध डीजल नहीं मिलता है। तो यही है। तो इसका कर क्या सकते हैं? अगर आपने प्लास्टिक को लिया, प्लास्टिक के कचरे को आपने ये कर दिया, पैरालिसिस ऑयल में बदल दिया, क्या कर सकते हैं? ये फीड स्टॉक कर सकते हैं। इंडिया में बहुत रिफाइनरी का बिज़नेस है, यानी कि हम लोग तेल खरीदते हैं, उसे रिफाइन करते हैं। क्रूड ऑयल हम लोग खरीदते हैं, कच्चा तेल, और उसको पकाते हैं। तो ये वहाँ पे आप डाल सकते हैं, यानी कि आराम से रिलायंस इंडिया में कर रहा है कि आप पैरालिसिस ऑयल का खूब सारे प्लांट्स बनाइए, पैरालिसिस ऑयल बन रहा है, यानी प्लास्टिक का कचरा को आप गटका दे रहे हैं, उसे पैरालिसिस ऑयल बन रहा है। वो डायरेक्टली उतना यूज़फुल नहीं है, जब तक उसके खास कस्टमर ना हो। उसे आप रिलायंस को दे दो, रिलायंस उसे डायरेक्ट डीजल में बदल देता है। मतलब उसको जो पका-वका के उसमें जो एडिटिव्स डालना है, वो सब काम कर देते हैं वो। उनके लिए फीड स्टॉक बन जाता है। और जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका दिल्ली हो, कोई भी इंडस्ट्रियल जगह पे, बहुत जगह पे उसमें हीटिंग ऑयल की ज़रूरत होती है, जहाँ कुछ गर्म कर रहे हैं। 100 डिग्री, 200 डिग्री, 500 डिग्री तक का कुछ गर्म कर रहे हैं। डालो सर वहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। या आप चाहो तो जनरेटर में भी चला सकते हो। मैं गाड़ी में मना करूँगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिक्कत हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में गाड़ी में आपको डालने नहीं कहूँगा। क्योंकि ज पैरालिसिस ऑयल को इसके तौर पे क्या बोलते हैं, केमिकली आप समझिएगा तो इसे कहा जाता है केमिकल सूप है। क्योंकि इसमें C5 बहुत हो सकता है, C6 भी हो सकता है, C7 भी हो सकता है, या सिर्फ C20 भरा हो, डिपेंडिंग ऑन फीडस्टॉक, मतलब आपका कचरा में क्या था। तो ये काफ़ी अच्छा इस्तेमाल है। हाँ, क्या इसमें सारा प्लास्टिक पचता है? नहीं, कुछ-कुछ प्लास्टिक नहीं पचेगा, जैसे कि मतलब पच सकता है बट रिकमेंड नहीं है, जैसे कि आपका पीवीसी प्लास्टिक। अब बोलेंगे पीवीसी में क्या दिक्कत है? उसमें जो सी है वो आप समझ लीजिए क्लोरीन है, बहुत ज़्यादा क्लोरीन होता है पीवीसी में, तो पीवीसी को गलाना खतरनाक है। और मैं क्लियर कर देता है, अगर कोई प्लांट चाहता है कि हम प्लास्टिक पचा जाना चाहते हैं, ऑयल निकलता है अच्छी बात है, नहीं निकलता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्लास्टिक खत्म हो जाना चाहिए ताकि ये ना हो। वहाँ पे आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि उसमें एग्जॉस्ट गैस ट्रीटमेंट डाल के उसको आप क्लोरीन को मैनेज कर सकते हैं। असंभव नहीं है, बट जनरली लोग पीवीसी को अलग कर देते हैं, भैया पीवीसी को हटाओ। नायलॉन को भी नहीं जनरली रिकमेंड किया जाता है, और पीईटी नहीं करते हैं। मेजॉरिटी जो प्लास्टिक है वो इसमें नहीं आते, मतलब नायलॉन को छोड़ के, बट बाकी सबको आप कर सकते हैं। और अगर आप ये सब भी बचाना चाहते हैं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप्स आएंगे, तो ये आपका आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे आप समझिए, ये इंडिया बहुत साल से कर रहा है। ये तो मैंने नीचे बिहारी जी का दे दिया है, नीचे वीडियो है। और अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो, मैं 5 साल पहले से बनाया हुआ हूँ। तो इंडिया में बहुत अच्छा ये टेक्नोलॉजी है, बहुत लोग इस पे काम किए हैं, और न्यूज़ चैनल बहुत गंदा काम कर रहे हैं। बार-बार न्यूज़ चैनल रीसेट करा देते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी है। इट्स लाइक सर, हो चुका है।
आप लोग बार-बार जो इसे नया करते हो ना, तो लोग इस पे भरोसा नहीं कर पाते कि अच्छा ये हो चुका, मतलब ये होना चाहिए था। वो साउथ इंडिया में 7 साल पहले बना, हैदराबाद में 5 साल पहले बना, बिहार में 3 साल पहले बना। ऐसे-ऐसे करके आप बनाते जाओगे ना, तो लोगों को एक भरोसा होगा कि ये टेक्नोलॉजी रेडी है। बार-बार जो आप इसे रीसेट कर देते हो पब्लिक कॉन्शियसनेस में कि भैया ये तो नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए सर नई टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें पता था। जब प्लास्टिक बनाया गया था तभी से पता था। वो रिसाइक्लिंग वाला एमएनसी ने करके लोगों को चूना लगा दिया और हम लोग चूना चाट गए। दिक्कत वही है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? आराम से कर सकती है। ये सारे मैं क्लियर कर दूँ, जितने प्रोजेक्ट हैं वो इंडिया में बनाए हैं। इसमें कोई माइक्रो टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, इसमें कोई हुलू-लुलू नहीं है। बहुत हुआ तो आपको कैटलिस्ट डालना है, इंडिया कैटलिस्ट बना लेता है। और बहुत हुआ तो इसमें चेंबर्स हैं, वो हम लोग बना लेते हैं। हीटर है, बना लेते हैं। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए बता, बिहार में है, हैदराबाद में है, बहुत सारे और जगह पे है। आप आराम से ऐसा कर सकते हैं कि प्लास्टिक का कचरा भारत से नष्ट हो जाएगा। मतलब भारत में ये माइक्रो प्लास्टिक नहीं होगा। CO2 वो दूसरे तरीके से मैनेज किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट माइक्रो प्लास्टिक सॉल्व करो, हमारी मिट्टी हेल्दी रहे, हमारा कचरा हर जगह ना फैला रहे, वो आप कर सकते हो। तो सरकार को बस वही करना है, जो रिसाइक्लिंग के नाम पे जो सब्सिडी और धांधली हो रहा है वो सबको हटाइए, पैरालिसिस प्लांट बनाइए लोकली। ये समझना बहुत जरूरी है, प्लास्टिक ट्रांसपोर्ट करने में बहुत प्रदूषण करेगा, इसीलिए प्लास्टिक जहां पे आपका यूज हुआ है वहीं पे उसे ये प्रेशर कुकर में कुक कर दो। और बहुत सारा प्लांट बहुत छोटा-छोटा है, जैसे कि कुछ-कुछ प्लांट्स हैं, आपका 1 टन कचरा पर दिन गटकता है। आराम से ये छोटे-मोटे शहर को, गाँव लोग को आराम से सँभाल सकते हैं। या आप चाहें तो बड़े शहर में बड़ा-बड़ा मत करो कि ये उतना ट्रांसपोर्ट करे, आप ये कर दो मतलब एक ब्लॉक में छोटा-सा एक जगह है। और हाँ, बाय द वे, अगर आप सेपरेशन अच्छा रखते हैं, यानी पीवीसी नहीं डालते हैं उसमें, तो आप बिना एग्ज़ॉस्ट के आप कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ॉस्ट है ही नहीं, चिमनी ही नहीं रहेगा उसमें। पूरी तरह से इंटरनल किया जा सकता है। तो ये है इंडिया में। लेकिन इस पे हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि ये काम करता है ना, एक्चुअली समस्या सॉल्व कर देगा। तो इसी के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते। और वही मेरे को हर न्यूज़ चैनल गुस्सा, हर बार लोग बोलते हैं नई टेक्नोलॉजी। इट्स लाइक सर, बार-बार आप नहीं बोल रहे हो, लोग का वो फेथ उस पे आ ही नहीं रहा है। आपको ये पता, अरे ये 7 साल पहले यहाँ किया गया, 5 साल पहले यहाँ किया गया, 8 साल पहले यहाँ किया गया, साढ़े 3 महीना पहले यहाँ किया गया, 2-3 साल पहले यहाँ किया गया। तब लोगों का एक भरोसा बनेगा, अच्छा ये हो चुका है, दिस इज़ डन, ये अब हमें करना है ताकि प्लास्टिक का समस्या सॉल्व हो। तो वही समझिए। गाड़ी खुल चुका है, मतलब अब आपके प्लास्टिक के लिए रो रहे हैं, तो इसलिए रो रहे हैं कि आपको पता नहीं है। अब बात करते हैं मेरा पर्सनल फेवरेट टेक्नोलॉजी, यानी कि LTTD। ये हमारे NIOT का डेवलपमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। इंडिया में बनाया हुआ बेमिसाल टेक्नोलॉजी है, बट इंडिया में बनाया हुआ तो इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। आप गूगल करोगे मेरा ही वीडियो आएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्लैनेट में पानी की कमी है, ये सबको पता चल रहा है, लेकिन प्लैनेट में पानी की कमी नहीं है, इन्फिनिट वाटर है। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल हो रहा है, यानी जितना भी पानी आप गटकेंगे वो घूम फिर के वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा, घूम फिर के वो बरसेगा, घूम फिर के आज नहीं तो कल वो समुद्र में बरसेगा, पानी वापस आ ही जाएगा। तो पानी इन्फिनिट है, मतलब आपको टेंशन नहीं है। बस दिक्कत है कि वो सॉल्टी है, बहुत नॉटी है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। ये पानी हमारा जितना पानी गटकना चाहते हैं, टेंशन ही नहीं लेना है, लेकिन वो सॉल्टी है, नमक उससे हटाना है। हमें टूथपेस्ट में नमक डालना है, लेकिन पानी में नमक नहीं डालना है, ये करना है। तो रहा बात कि हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? करते हैं, लेकिन दिक्कत है कि सारी टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास, 2 मेजर टेक्नोलॉजी है, वो बहुत बुरी है। यानी कि कुछ-कुछ केसेस में वो ब्राइन बहुत बनाता है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस बिजली कम खाता है, लेकिन ब्राइन बहुत गंदा बनाता है। यानी कि समुद्र में जहाँ आप उसे छोड़ रहे हैं, उस जगह को वो शिप डिलीट कर देगा। ठीक है? दाम भी बहुत होता है। फिर अगर आप जाते हो कि जो सऊदी अरेबिया करता है कि तेल जलाते हैं, तो वो पावर बहुत खाता है। ब्राइन उतना बुरा नहीं होता, लेकिन उतना कोई और देश कर नहीं सकता, किसी के पास उतना फ्री ऑयल नहीं है जलाने के लिए, तो पावर और कॉस्ट में वो बहुत ज़्यादा जाता है। तो मतलब बेसिकली आपको 3 में से 2 लेना ही पड़ेगा, ब्राइन का पेनल्टी उठाइए या पावर और कॉस्ट का पेनल्टी, कॉस्ट आपको देना ही पड़ेगा। तो ये महाशय जी बोलते हैं NIOTG, होल्ड माई बियर। तो इन्होंने बनाया लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन, सारे समस्या सॉल्व कर दिया। ना तो इसमें पावर बहुत लगता है, ना तो इसमें ब्राइन प्रोडक्शन होता है, मतलब होता है थोड़ा सा, मतलब कि अगर आप इसको कंपेयर कीजिएगा, क्या बोलते हैं, सैलिनिटी को कितना बढ़ रहा है, तो वो 2x तक जा रहा है आपका आरओ में। जो मल्टी स्टेज फ्लैश डिस्टिलेशन है वो आपका अराउंड कितना कह रहा है, हाँ 1.4 ऐसा तक जाता है, ये 0.1 तक जाता है। मतलब कि समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा, समुद्र के लिए वो होगा कि बस गर्मी थोड़ा ज़्यादा है, पानी इवेपोरेट हो रहा है, जो कि नॉर्मली होता रहता है। नेग्लिजिबल, मतलब समझना बहुत, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देता है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। समुद्र में वो जो होगा कि भाई ये पूरा एरिया शिफ्ट डिलीट कर रहे हो, वो नहीं है। और हाँ, केमिकल उमिकल भी नहीं डालना पड़ता। मुझे तो पता ही नहीं था कि आरओ प्लांट्स में बहुत भयानक भयानक केमिकल डालना पड़ता है ताकि वो मेम्ब्रेन सब क्लियर रहे, वो सब का भी टेंशन नहीं है। इंडिया का बनाया हुआ है सर, मतलब वही समझिए, कोई लोड ही नहीं, मतलब तीनों को सॉल्व किया। ना तो इनको बस पैसा ज़्यादा देना है, ना तो बिजली बहुत ज़्यादा देना है, या मतलब फ्यूल गैस वो सब का भी टेंशन नहीं है, और ब्राइन भी नहीं बनाएंगे, ये इन्होंने कर दिया। तो भैया ये हम लोग सुने क्यों नहीं?
क्योंकि इंडिया में है ना दिक्कत ही है। तो ये समझिए आप करते क्या हो, इसमें आप थर्मोसाइफन का फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि समुद्र में सरफेस में पानी गर्म होता है। पानी कितना गर्म होता है डिपेंड करता है एम्बिएंट टेम्परेचर, तो लगभग आप मान लीजिए 24 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर आप गहराई में उतरते हैं, यानी कि इस तरह के केसेस में आप 300 500 मीटर उतरते हैं, तापमान धड़धड़ा के गिरने लगता है। अगर आप लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे उतार देते हैं, वहाँ का पानी कितना भी है तौबा कीजिए वो 4-5 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है साल भर, तो कभी उससे गर्म ही नहीं होता है। तो ट्रिक ये है, ये जो एनआईटीओ जी ने बनाया है कि मतलब अगर आप पानी गर्म करना चाहते हैं, इवैपोरेट करना चाहते हैं, बहुत एनर्जी खाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खाता है, क्योंकि वाटर का फेस चेंज एनर्जी बहुत हैवी है। तो ट्रिक ये है कि पानी आप 2 जगह से लेंगे। तो 2 जगह क्या है? पहला जगह है पानी सरफेस है, मतलब समुद्र का ऊपरी वाले लेयर से आपने थोड़ा-सा मतलब 10 मीटर हुआ पाइप नीचे या 20 मीटर हुआ, थोड़ा तो आप रखना चाहोगे नीचे ताकि ये नहीं हो कि वेव्स के टाइम में पंप हवा खींचने लग जाए। थोड़ा-सा नीचे, तो वो आपका हो गया वार्म वाटर सप्लाई, ठीक है? फिर दूसरा पाइप नीचे जाएगा, कितना नीचे है वो आपका मैथमेटिशियन लोग डिसाइड कर देंगे। ये प्रोजेक्ट बनाया गया था उसमें डिसाइड किया, जैसे इनको नीचे 12 डिग्री सेल्सियस में ही कर रहे थे, तो यानी ज़्यादा नीचे नहीं गए, 500 में ही निपटा लिए मीटर्स गहराई में। और जो हॉट वाटर आ रहा है वो इनका कितना हॉट वाटर है, हाँ 22-23 डिग्री सेल्सियस, मतलब सरफेस से ही उठा ले रहे हैं, थोड़ा सा नीचे गिरे हुए हैं। तो ये आपके पास हॉट वाटर गया, ये कोल्ड वाटर गया। इसमें जो डिफरेंस है, इससे ये पानी बॉईल कर रहे हैं। अब बोले सर इसमें बॉईल कैसे हो जाएगा, पानी बॉईल करने के लिए 100 डिग्री चाहिए। पानी बॉईल करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर में चाहिए, यानी कि एम्बिएंट प्रेशर 15 psi के आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब आप उसे एक चेंबर में डालो, चेंबर में वैक्यूम पुल कर दो, वहां पे पानी बॉईल होगा बहुत कम में। अब रहा बात, पानी बॉईल हो जाएगा, लेकिन बात है उसे ठंडा करना पड़ेगा, फेस चेंज की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको कोल्ड सिंक चाहिए। ठडा, कोल्ड वाटर खत्म, और आराम से आप सिंक करो और आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। ये इंडिया में अंडमान निकोबार समूह को संभाले हुए है, कई साल से चल रहा है। मतलब हम लोग बात भी नहीं करते, इट्स लाइक सर हमने बनाया, लगाया, चला दिया, वो चल रहा है, कोई लोड नहीं लेना है। और एक पीस की बात नहीं हो रही, कई सारे पीसेस हैं, चल रहे हैं, डिस्कशन भी नहीं होता है, सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज सॉल्व सर, टेक इट एंड गो सर। मतलब अगर इंडिया को दोस्ती-वोस्ती करनी है, हम तो कहेंगे भैया मिडल ईस्ट में जाइए, यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी बेचना शुरू कीजिए। वहाँ पे अभी इज़राइल सबको आरओ बेच रहा है, बोले सर क्या आरओ पे आप मेहनत कर रहे हो? आओ ना सर, उससे भी सस्ते में निपटा देंगे। या आप और सस्ता करना चाहते हैं, जैसे इसके केस में एक दिक्कत है कि आपको पानी बहुत नीचे से निकालना है, वो आप कर सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन है, सिर्फ सरफेस से निकल के कर लो, बोलेगा ऐसा कैसे होगा? हीट सोर्स डालिए, जैसे मान लीजिए कि वो ट्राई किया जा रहा था चेन्नई में कि कोल पावर प्लांट का जो कूलिंग टावर है, वो हीट को, मतलब एक ही पाइप आएगा जो आप कोल्ड वाटर समझ लीजिए, उसको आप हॉट वाटर बना, मतलब कोल्ड वाटर आपका 24 डिग्री सेल्सियस, कोल पावर प्लांट का वेस्ट हीट आप डाल दोगे उसमें तो 30-35 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, आपका साइकिल होने लगेगा। मतलब आपका कोल्ड और हॉट के बीच का गैप होना चाहिए 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस, उससे ज़्यादा आपको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ये इंडिया ने बना दिया, डिप्लॉय कर दिया, चल रहा है सालों से, कोई लोड नहीं लेना है और इसके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते। क्यों? काम कर रहे हैं। दूसरी बात, एनआईओटी का मतलब मेरी जान निकल गई ये फ़ोटो खोजने के लिए कि एग्ज़ैक्टली उनका थर्मल फ्लो क्या है, बट समझ सकते हैं। ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, मतलब कि अगर आप थोड़ा-सा इसे ढंग से मेहनत करो या सोलर के साथ जोड़ दो, खासतौर पे पीवीटी पैनल के साथ, और उसमें अमोनिया रेफ्रिजरेशन डाल दो, तो आप आराम से मिडल ईस्ट का पानी का समस्या परमानेंटली सॉल्व कर दोगे। और इंडिया में तो होना भी नहीं चाहिए पानी का प्रॉब्लम। हम लोग को बस ये करना है, जितने कोल पावर प्लांट है सब कर दो कोस्ट एरिया में, जैसे चेन्नई में किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, बम-बम है। प्रिंसिपल पेपर सब कंट्री के पास है। किसी ने तुक्का नहीं मारा, इंडिया ने तुक्का मारा, बना दिया, टेक इट एंड गो, हो गया। अच्छी टेक्नोलॉजी है। अब बात करते हैं नौटंकी टेक्नोलॉजी का, हाइड्रोजन स्कैम का। तो ये समझिए कि हाइड्रोजन स्कैम है, ये हमें कैसे पता है? क्योंकि हमारे पास ये ग्राफ है, साइंटिफिक है। तो ये साइंटिफिक ग्राफ में आपको 2 चीज़ देखने मिलेगा, स्पेसिफिक एनर्जी और स्पेसिफिक एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे समझिए हाइड्रोजन, अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ लाइटेस्ट एलिमेंट है, यानी कि उसमें डेंसिटी नहीं है। यानी कि मैं आपको एक बॉटल दूँ, इस बॉटल में कितना हाइड्रोजन डाल सकते हैं, वो इतना कम होता है कि वो यूज़लेस है। लेकिन मैं आपको मूर्ख बनाना चाहूँ तो आपको बोल दूँगा, देखो भैया ये 130 मेगा जूल होता है पर किलो, जो कि पेट्रोल डीजल से 3 गुना ज़्यादा है। क्या ये बात सच है? सर्व सत्य है, साइंटिफिकली ट्रू है, बट आप मूर्ख हैं, क्योंकि वॉल्यूम में आपको नापना होता है कि आप इसे फिट कर पाओगे कि नहीं। तो वहीं पे जब आप उसे वॉल्यूम में नापते हैं, यानी कि लीटर्स में नापते हैं, आपका एलपीजी सिलेंडर है वो भी लीटर में नापा जाता है, हाइड्रोजन का टैंक लेते हैं वो भी लीटर में नापा जाता है, आप प्लेन का फ्यूल टैंक देखते हैं किलो लीटर में नापा जाता है। तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि 8 मेगाजूल मिलता है, वो भी लिक्विड हाइड्रोजन में, जो रॉकेट्स में यूज़ किया जाता था, वो लोग भी त्याग दिए कि भैया इससे ना हो पावे। मीथेन में जो जब तक कार्बन बाँध के नहीं रखता है हाइड्रोजन को, काम नहीं होता है। तो 8 मेगाजूल इज़ नॉट इनफ अगेंस्ट 35, यानी कि अगर आपका डीज़ल इंजन अगर 25 से 30% एफिशिएंट चल रहा है, आप 100 हाइड्रोजन से 100% भी निकालिए तो भी आप कम्पीट नहीं कर सकते।
इसीलिए अगर अब कोई बोलता है कि हम हाइड्रोजन से प्लेन उड़ाएंगे, नहीं उड़ेगा सर, नहीं होगा। हम लोग 1930 से कर रहे हैं। हर कुछ साल में किसी को भूत काटता है, वो बनाता है और उसके बाद समझ में आ जाता है कि अच्छा एनर्जी जब है ही नहीं तो नहीं चलेगा। हर कुछ मतलब ऑलमोस्ट आप घड़ी के तौर पे बनाया, ओ मरा गए, फिर बनाया, फिर मरा गए, फिर बनाया, फिर मरा गए। इंडिया भी ताजा लगा हुआ है, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट को लोग मान ही नहीं रहे। नहीं, हम नहीं मानेंगे। इट्स लाइक सर, आपसे पैदा होने से पहले से वो था, आपके जाने के बाद भी रहेगा। आप कितना पैसा जलाते हो वो आप पे, ठीक है, वो हो गया। अब रहा बात, मान लीजिए आपको हाइड्रोजन फ्री में मिल रहा है, आप ड्रिल कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्री में मिल रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है, बार बार रिफिल कराएंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वैसा तो है नहीं, तो आपको हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा। हाइड्रोजन बनाने में दिक्कत आता है मल्टीपल फेज चेंज, यानी कि आप सॉलिड ले रहे हो, उसे इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो, उसे गैस ले रहे हो, गैस को कंप्रेस कर रहे हो, फिर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, फिर उसे डाल रहे हो फ्यूल सेल स्टैक में, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी निकाल रहे हो, उसमें हीट भी निकल रहा है, वाटर वेपर भी निकल रहा है। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब होता है लो एफिशिएंसी, यानी कि अगर आप कैपेसिटर की एनर्जी एफिशिएंसी देखेंगे, वो 99.9 तक जा सकता है। बैटरी का एफिशिएंसी सिर्फ सेल का केमिस्ट्री लेवल पे वो 97 से 98 अभी मार्केट में मिलता है। और आपका पूरा गाड़ी का देखेंगे, ठीक है भैया, गाड़ी के मोटर पे कितना एनर्जी जा रहा है, आपको आराम से मार्केट में अच्छी गाड़ी मिल सकती है जो 90% पे चल रहा है। यानी कि मैंने आपके ग्रिड से 100 यूनिट बिजली निकाला, 90 यूनिट चक्के पे चला जाएगा। और ओवरहेड वायर को 100 माना जाता है, क्योंकि उससे बेटर आप कुछ नहीं कर सकते। सब तार लगा हुआ है, ओवरहेड है, कोई लोड नहीं लेना है, तो ओवरहेड 100 माना जाता है। बैटरी 85 तक आराम से चलता है, और हाइड्रोजन 40% आता है। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कि जितनी बार आप उसे चलाएंगे उतनी बार आप दुगना बिजली वेस्ट कर रहे हैं। और बिजली वेस्ट करने का मतलब होता है पैसा में आग लगाना। आप 1-2 महीना कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कई साल चलाएंगे, खुद ही बैंकरप्सी ले आएंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब तो रहा बात कि क्या बैटरी ट्रेन कोई ऐसा चीज़ है जो एक्चुअली चलता है? आदम ज़माने से चल रहा है। म्यूज़ियम में रखे हुए पीसेस 100 साल पुराने हैं। टेक इट एंड गो है सर। वो कब से बनाया जा रहा है? बोल रहे माइनिंग में बहुत पहले से यूज़ हो रहा था। जब मेट्रो बनना शुरू हुआ था उसमें भी यूज हो रहा था। और जापान का भी वही दिक्कत है जो इंडिया, जिस कारण से ये गांजा फूक रहा है हाइड्रोजन का, कि इनके भी बहुत सारे लाइन है। जो मेन लाइन है वो इलेक्ट्रिफाइड है बल्ले बल्ले, लेकिन बहुत सारे रिमोट लिंक है। रिमोट लिंक में पटरी है लेकिन ओवरहेड लाइन नहीं। ओवरहेड लाइन बहुत महंगा पड़ेगा। तो इनका है कि ठीक है भैया, हम आराम से आपका ट्रेन बनाते हैं, उसमें बैटरी डाल देते हैं। अब रहा बात जो लोग पढ़ते लिखते नहीं, और बहुत हमसे इतना गंदा लड़े उसमें, ये बैटरी बहुत भारी होता है। इसलिए सर, ट्रेन इकलौता ऐसा चीज़ से भारी चाहिए। अगर आपको नहीं पता या नहीं हजम हो रहा है, देख लीजिए वेब सीरीज के जितने लोकोमोटिव बनाए, कितनों में बटखरा डालना पड़ा है ताकि वो चिपके पटरी से, नहीं तो फिसलने लगता है। कितनों में डालना पड़ा। वेब 12 में ये दिक्कत हुआ है महाराज। बट टू बी फेयर, वो डिजाइन में ज्यादा पैसा कटौती कर रहे थे। वो कोको सीरीज में बनाना था, उन्होंने बोबो सीरीज में बना दिया। इट्स लाइक सर, थोड़ा ज्यादा गलत जगह पैसा काट दिया। और अब बोले अरे यार वो बटखरा डालना पड़ेगा बड़ा बड़ा कई टन का, ताकि वो रहे। तो आपको टेंशन नहीं लेना। दुनिया में कुछ ही चीज़ है जिसको वजन पसंद है, और उसमें से ट्रेन इकलौता चीज़ है जिसे वजन पसंद है, इसीलिए। और ये बहुत पहले से ही बात हो रही है, लेड एसिड बैटरी पे ट्रेन चलाया गया है। लिथियम में तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है, वजन बढ़े उसका सोचना ही नहीं, वजन है। और बोले राउंड ट्रिप इफिशिएंसी बहुत अच्छा है, यानी कि एक्चुअली आप ये कर सकते हैं। अब आप चार्ज कैसे करो? आराम से आपका ये जापानीज वाला सिस्टम है, इनका ओवरहेड में कर देते हैं। इनका आइडिया वही था कि ये बैटरी हाइब्रिड रहेगा, कि आपका रिमोट लोकेशन में जा रहा है, बैटरी पे चल जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। जब जैसे मेन लाइन में आ रहा है, वो आराम से ओवरहेड पे चल रहा है, वो आपका शहर तक चला गया, डिलीवरी कर लिया, तब तक वो चार्ज हो रहा है बैटरी आराम से। अब कुछ कुछ जगह पे है, जैसे ये ब्रिटेन कर रहा है कि इनका रिमोट लोकेशन है, लेकिन वो हाइब्रिड वाला नहीं करना चाहते, कि भैया ओवरहेड पे हम जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। तो इन्होंने पटरी के नीचे कर दिया, कोई टेंशन नहीं। और पूरा पटरी नहीं है, समझना वो पूरा पटरी ये दिख रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं सिर्फ एक स्टिक है। यार इन्होंने स्मार्टली किया, 3 डंडी लगाया हुआ है। सेंटर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, अदर पॉजिटिव है, यानी कि ट्रेन आ रहा है तो भी सही रास्ते से आएगा, रिटर्न कर रहा है तो भी सही से आएगा। यहाँ पे जैसे आता है। और इन्होंने 2 बैटरी रखा है, एक बैटरी गाड़ी में है, दूसरा स्टेशन में, क्योंकि रिमोट लोकेशन में बहुत हाई पावर लाइन नहीं है, तो वो धीरे धीरे दिन भर चार्ज करते हैं। ट्रेन आता है, 2 मिनट में डंप कर देते हैं, चल जाता है। अब उसमें लड़ेंगे 2 मिनट में चार्ज होगा तो नुकसान नहीं। बैटरी में बहुत सारे केमिस्ट्री आते हैं, जैसे कि लिथियम आयरन फॉस्फेट, लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड, निकल मैग्नीज कोबाल्ट, बहुत सारे केमिस्ट्री ऑप्शंस हैं। और इस केमिस्ट्री में आपको छेड़खानी करने दी जाएगी। आप जाइए पैनासोनिक के पास फोन कीजिए कि भैया हमको केमिस्ट्री चाहिए ऐसा जो ऑलमोस्ट कैपेसिटर जैसा बिहेव करेगा। बोले भैया लिथियम टाइटेनेट ले लो, खुश रहो। ये बोलने वाली बात नहीं होती है कि अरे हमको बैटरी, तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करोगे और बोले यहाँ वजन की दिक्कत नहीं है। आराम से माइलेज मिलेगा, लाइफ स्पैन मिलेगा, लोग यूज कर रहे हैं। ये 15-16 साल से बहुत पुराना है, ये तो नया मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ। इसका पुराना सिस्टम भी 20 साल से चल रहा है। तो रहा बात कि अगर ये है, मतलब मैं यूके का दिखाऊं, इटली का दिखाऊं, जापान का दिखाऊं, तो भैया हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है? हाइड्रोजन ये समझिए, क्योंकि बैटरी ट्रेन का दाम फिक्स है। आप अगर बैटरी ट्रेन बोलते हैं, बहुत सारे वेंडर्स आ जाएंगे और सबके पास एक्सपीरियंस है। बोले ना, बोले भैया हम इटली में 5 साल से, अरे भैया हम जापान में 15 साल से, अरे भैया हम साउथ कोरिया में चला रहे, अरे भैया हम माइनिंग इंडस्ट्री तो हम संभाले हुए हैं 100 साल से।
ऐसी-ऐसी कंपनी है। तो दाम जो है थोड़ा-सा फिक्स है। वहीं पे आप गाँजा फूँक लो, बोलो कि भैया हम हाइड्रोजन करेंगे। आधा से ज़्यादा कंपनी जिनको बुद्धि है वो हाथ खड़ा कर लेंगे, भैया इसका कोई फ़ायदा नहीं है। एल्मस्ट्रॉम बोलेगा कि भैया एक काम करो, हमको बस पैसा देते जाओ आप। कितना पैसा? अरे आप पैसा देते जाओ ना सर, ब्लैंक चेक करो ना। जो टॉय ट्रेन का बात कर रहे हैं उसमें हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे कि वैप 12 सस्ता लगेगा। तो वही समझिए कि जब आप हाइड्रोजन जैसा बेवकूफ़ी करते हैं तो ओईएम्स यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, जो कि इसके केस में यूरोप है जहाँ से फ्यूल स्टैक आ रहा है, वो दबा के पैसा निकाल रहा है और जो प्रोड्यूसर्स है दबा के पैसा बन रहा है। बैटरी में तो कंपटीशन है, इसमें कंपटीशन नहीं है। तो वो सारी कंपनी अमीर हो जाएगी। आप भूखे मरोगे लेकिन वो अमीर हो जाएँगे और इसे व्हाइट एलिफेंट का एंड में दावा दे दिया जाएगा। तो वही समझना बहुत ज़रूरी है कि ये साइंस सॉर्टेड है, डन है, फिक्स है। लेकिन हम लोग अभी भी बीच में पीछे पड़ जाए और जितने भी लोग इसके क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो कि न्यूज़ में कोई नहीं किया, बहुत खराब लगता है। लेकिन जब भी कोई करना है, ओह! इनके चलते इंडिया में इनोवेशन नहीं हो रहा है। इसलिए इनोवेशन का ये मतलब नहीं होता है कि एक ही गड्ढे में बार-बार कूदो। हम लोग कूद चुके हैं, कर चुके हैं। ये फिज़िक्स नहीं बदलेगा। ये इंसान का बनाया हुआ नहीं है जो अब बदल जाएगा। नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये समझ लो और अथाह नुकसान होगा। और जहाँ से हम लोग खरीद रहे हैं, वो जर्मनी वाले सप्लायर्स हैं। वो 2 साल में जर्मनी को बैंकरप्ट करा दिया, वो बंद कर दिया उन्होंने। 20 साल से चल रहा है, 2 साल में बंद कर दिया गया और हमारे पास वो स्टडी भी नहीं आया कि अच्छा क्यों बंद हुआ? मतलब एक होता नहीं कि अरे उनके केस में नहीं सूट किया तो हमारे, वो सब स्टडी भी नहीं की गई है। बस हम हाइड्रोजन हुलुलुलु करेंगे, अमीर लोग और अमीर बनेंगे और पब्लिक मारी जाएगी। तो ये है हाइड्रोजन स्कैम, क्योंकि बोल रहे हैं आप इनोवेशन का नाम दीजिए, आप कुछ भी बेच सकते हैं। चलिए हाइड्रोजन तक तो पच भी जा रहा था, क्योंकि हाइड्रोजन को समझने के लिए आपको 2 चीज़ समझना पड़ेगा कि भैया किलोग्राम्स और लीटर अलग-अलग चीज़ होता है और राउंड ट्रिप एफिशिएंसी मैटर करता है, क्योंकि आपका बिल कंपाउंड इंटरेस्ट करने लगेगा अगर आप वो नहीं करते हैं। और हाँ, वो स्कैम वाला रास्ता कैसे चलता है, तो वो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा। सोलर और ट्रैक्स कैसे हो गया? ये इंडिया में कैसे आने लगा भाई? ये कैसे हो गया इंडिया में? क्योंकि इंडिया रेलवे को बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, बहुत सारे हमारे पास सरफेस एरिया जहाँ पे आप सोलर पैनल लगा सकते हैं, जहाँ का पैसा दिया जा चुका है। यानी कि रेलवे इस छत को अपना समझ के एक्सेस कर सकता है, उसको किसी से बात नहीं करना है, वो उनका अपना प्रॉपर्टी है और उनको बिजली भी चाहिए, बम बिजली चाहिए। तो जगह है, सरफेस एरिया है और डिमांड भी है। और सोलर को क्या-क्या चाहिए? सोलर को चाहिए फेस द सन, आपको सन को देखना है, अच्छे से देखना है। एंगल नहीं रख सकते हैं, आप जितना एंगल रखेंगे, ओब्लिक एंगल रखेंगे, बहुत लॉस हो जाएगा एनर्जी का। तो उसको एंगल सही से रखना है, यानी आइडियली आप चाहोगे कि आपका रेलवे ट्रैक ही मतलब प्लेटफ़ॉर्म ऐसा रहे कि वो परफेक्टली एंगल रहे, नहीं भी रहे, तो आप या तो उसे छोटे-छोटे माउंट्स पे करके खड़ा कर दोगे या मैनेज कर लोगे, भैया ठीक है, उतना लॉस नहीं हो रहा है। तो वो सबसे पहला होता है कि सही एंगल पे हो। दूसरा, पार्शियल शेडिंग ना हो, यानी कि सोलर पैनल्स पे आप ध्यान देंगे कि एक चीज़ होता है, जितने भी लोग सोलर इंस्टॉल करते हैं, हर साइड देखते होंगे कि भैया कहीं से परछाई तो नहीं गिर रहा है इस पे। बोलेंगे ऐसा क्यों? आपको बहुत बड़ा सोलर पैनल है, ठीक है, बल्ले-बल्ले। मेरे मेरे छत पे जो लगा हुआ है लगभग आधा किलोवाट का एक पैनल है। छोटा सा कोना में पड़ेगा, वो पूरा पैनल को ये कर देगा, डाउन कर देगा। ऐसा क्यों? जो सेल पे शेड पड़ रहा है, वो एज़ अ रेजिस्टर बिहेव करने लगता है। इसीलिए आप देखिए हाफ कट पैनल आने लगे हैं कि वो कहने को एक पैनल है, लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रिकली 2 ये 2 छोटा पैनल इन सीरीज़ है। ताकि सीरीज़ सॉरी इन पैरेलल है, ताकि आधा पैनल आपका शेड हो जाने से लॉस है। और सोचिए आधा का ये मतलब नहीं कि आधा पे परछाई है। आधा पे मतलब कि उस सारे सेल में से किसी पे परछाई पड़ रहा है और उसे आप पटरी के नीचे लगाओगे। जो इतना सेंसिटिव है शैडोज़ के। और हाँ, बाय द वे ये क्रिस्टल होते हैं, जो भी आप ये देखिए सिलिकॉन का, वो है क्या? क्रिस्टल। क्रिस्टल में क्या प्रॉब्लम होता है? माइक्रो क्रैक ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी कि अगर ये ऐसा जगह पे रखते हैं जो बार-बार ऐसे डुगु-डुगु होगा, आप ट्रेन का पटरी देखोगे ना, ऐसे-ऐसे दबता है, वो ऐसे-ऐसे करते रहेंगे, वो क्रैक्स कर जाएँगे और बड़ा क्रैक नहीं होगा कि अच्छा टूट गया, काँच जैसा नहीं, टूट नहीं जाएगा, लेकिन माइक्रो क्रैक्स हो जाएँगे। और उसके बाद पैनल जो आराम से आपका 25 साल तक चल सकता था छत पे, बिना लोड के, वो बहुत खुशकिस्मत रहे तो 1-2 साल के अंदर तक बोल जाएगा। उस चीज़ को पटरी के नीचे कैसे लगाया जा रहा है? और मैं इसीलिए मुझे गुस्सा लग रहा है कि भैया इतने लोगों ने ट्राई किया, आपने क्या उसकी रिपोर्ट निकाली? आपने क्या चेंजेस किए हैं अपने पैनल में? और ये पैनल ये है, मार्केट वाला पैनल है भाई, सीधा उखाड़ के आप वही डाल दिए। इसलिए भैया आपने क्या वो नहीं, लंबा नहीं चलेगा। और रहा बात की ट्रेन में चक्के होते हैं, चक्के में ग्रीस होता है, मोबिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे जब भी, बहुत सारे खासतौर पे जहाँ पे डीएमयू चलता है या कि ईएमयू चलता है, आप देखेंगे काला-काला लाइन बन जाता है। सर उसके नीचे आप रख रहे हो इसको। और बाय द वे टॉयलेट्स हैं, वो बायो टॉयलेट्स हैं, वो भी लीक करते ही रहते हैं। तो कैसे डाल रहे हो इसको? और धूल गिरता है, सॉइलिंग जिसे कहते हैं, वो इसको बंद कर देगा। लिटरली ये पैनल, क्या आपने रेलवे का सारा छत को कवर कर दिया है?
सारे बिल्डिंग्स के, रेलवे के बहुत सारे बिल्डिंग है, बाय द वे मेरे को भी नहीं पता कितनी बिल्डिंग है, बहुत बिल्डिंग है, अथाह बिल्डिंग है, सारे पार्किंग स्पॉट पर आपने कवर कर दिया। कुछ आपने किया नहीं, लेकिन अब आप कर रहे हो कि हम सोलर पैनल को पटरी के बीच में लगाएंगे, जो कि लगाया जा चुका है, लगा के देखा जा चुका है, आउटपुट वही आएगा कि नहीं काम करेगा। तो रहा बात कि इस पे पैसा कैसे लगा दिया, मतलब कि आपके पास एक सेफ रास्ता है, आपको ट्रेन को नहीं रुकवाना है, ओवरहेड लाइन को नहीं कटवाना है एज लाइक ऑफ करना, वो सब कुछ नहीं करना, शांति से छत पे जाइए, लगा लीजिए सारे जगह पे। उसको छोड़ के आप पटरी के नीचे पैसा में आग लगा रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है दो चीज़ से, जिसे कहते हैं फूल्स ग्लोरी, यानी किसी को ये आइडिया पसंद आ गया। बहुत सारे कंपनी में बेवकूफ़ी करे, एग्जैक्टली यही बेवकूफ़ी हुआ था सोलर रोडवे में आज से लगभग 10 साल पहले। लोग बिलियंस ऑफ डॉलर उड़ा डाले और तब भी नहीं सीख रहे हैं कि सोलर पैनल किसी चीज के नीचे नहीं लगाया जा सकता। बट और जो कंपनी बेच रही है उसका तो फायदा ही फायदा, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा कि भैया आप इसे रिपेयर करो। अभी तो एक ही मिनिस्टर का चॉइस है, बट देखिए, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मतलब कि ऐसा ऐसा चीज पे हम लोग कैसे, और जब भी थैंकफुली इसके केस में एक दो लोग तो पकड़ रहे हैं कि सर सोलर पैनल इस जगह पे नहीं काम करेगा, और बाय द वे यहाँ यहीं पे शेड पड़ा हुआ है, यहीं पे शेड पड़ा हुआ है, और उसमें वो मैथमेटिक्स दिखा रहे हैं कि सर हम 1 किलोमीटर कर देंगे उससे 800 यूनिट बन जाएगा। इसलिए चूना बना रहे हो आप, 800 यूनिट मिल जाएगा, 800 यूनिट आपको मिल जाएगा इससे 1 किलोमीटर में। हम लोग वाह सर, और भूल जा रहे हो कि बगल में पोल है, इसीलिए बोल रहे हैं सोलर पैनल के एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, बस बताइए मत कि ट्रेन के पटरी के नीचे लगा रहे हैं। बस पूछिए कि क्या माइक्रो क्रैक से कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि उस पर अगर पार्शियल शेडिंग होते रहे हर टाइम पे, क्या उसमें दिक्कत है कि उस पर धूल गर्दा बहुत पड़ेगा। रेलवे पटरी में बहुत धूल गर्दा होता है, तो वहां पे बस डाल रहे हैं, सर्विस कंपनी सब खुश हैं कि अरे भैया आप लगाओ ना सर, लगाओ, उसके बाद हम पैसा उठाएंगे दबा के। तो ये थोड़ा शर्मनाक था। ये मतलब कि हाइड्रोजन में मैं समझ सकता हूँ, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्यों गैम्बल हो रहा है, आपको थोड़ा पढ़ाई करना पड़ेगा कि भैया जब अगर 1875 से ट्राई कर रहे हैं या 1805 से ट्राई किया जा रहा है तो बार बार वो क्यों फेल होता है। अपोलो में अगर डाला गया था हाइड्रोजन फ्यूल सेल, स्पेस शटल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल डाला गया था, तो हटाया क्यों गया? नासा सारा डेटा शेयर करता है, इसरो भी वही सब रास्ते पे गया, रॉकेट्स को हाइड्रोजन से हटा दिया गया, तो क्यों हुआ? आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। मैं सोलर के लिए अगर इंडियंस को पढ़ना पड़ रहा है तो भाई भाई गलत बात है। तो ही बोल रहे हैं इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैंने दिखाया दो अच्छी टेक्नोलॉजी, ये दो कचरा भी बता दिया। हम लोग बहुत वनरेबल हैं, प्रोग्रेस के नाम पे आपको हम कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी। हम बोल देंगे जो ब्रिज होता है ना, ब्रिज के नीचे लगाओ आप सोलर पैनल, लोग सही में लगवा देंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इंडिया का जो बढ़िया टेक है और बढ़िया स्कैम चल रहा है अभी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।